इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू 2023 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10th, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11th, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है वो आपका पार्ट 11th में नहीं है, ये है आपका पार्ट 14A में। 14A को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है और 323B जो है वो अदर पर्पस के लिए जो ट्रिब्यूनल्स फॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट 1। लिस्ट 1 में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 338। ये बताना है कि ये आर्टिकल जो है वो किससे मैच कर रहा है लिस्ट 2 के ऑप्शंस में। ठीक है, आर्टिकल 324A में क्या है? इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 315 is related to public service commission. Article 280 is related to finance commission and article 338 is related to national commission for scheduled caste. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट। सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है, देन सबसे लास्ट में कौन सा इवेंट हुआ है, हमें ये बताना है। क्या लिखा है इसमें? अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा तो सबसे पहले क्या किया गया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली होगी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड एंड लास्ट में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर एज रीजन। असर्शन, द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within a specified period. Reason, it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, जो उस स्टेट का लेजिस्लेचर होगा उससे उसके व्यूज जानने के बाद विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड में। रीजन ये कह रहे हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ये प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रपोजल है उसको माने या ना माने। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ A and R true, but R is not correct explanation of A. अगला क्वेश्चन है, with reference of the election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statements is are correct? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। वाइस प्रेसिडेंट ने उस डिक्लेरेशन से पहले जो भी काम किए हैं वो वैलिड होंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड, लेकिन उस दिन जो उन्होंने एक्ट किया है वो वैलिड नहीं होगा। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है गलत। जिस दिन भी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा उस दिन तक प्रेसिडेंट के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किए गए हर एक्ट को वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा ओनली वन, पहला वाला सही है ना, तो
आंसर होगा ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार या सुषमा स्वराज? इसका सही आंसर है मीरा कुमार। वो पहली वीमेन स्पीकर थी लोकसभा की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस, एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस, नाइन्थ शेड्यूल और लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, टेंथ शेड्यूल प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो थर्ड शेड्यूल जो है वो फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड ही है। एट्थ शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। टेंथ एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लोकेशन ऑफ स्टेट और लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये वाला जो है ये है आपका फोर्थ शेड्यूल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को कितने साल के लिए परमिट किया था कि उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा, ऑफिशियल पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 15 ईयर्स के लिए परमिशन मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज assertion and other as reason. Assertion, the president is a part of the parliament. Reason, a bill passed by two houses of parliament cannot become a law without the assent of the president. देखो, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है यानी जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों ही सही हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Union Finance Commission, which of the following statement is are correct? Finance Commission has a chairman and 6 member. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट सबमिट इट रिपोर्ट टू द नीति आयोग। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है, नीदर वन नॉर टू। जो फाइनेंस कमीशन है उसमें एक चेयरमैन तो होता है लेकिन 6 मेंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं। और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो नीति आयोग को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को सबमिट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो तो उसके लिए कुछ रिट्स इशू करती है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है हैज टू इशू रिट्स लाइक हबीज कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टिलरी which is appropriate for the enforcement of fundamental right. Second statement, Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court. सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है ये जो रिट की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है तो पार्लियामेंट चाहे तो अदर कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है रिट इशू करने की विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रहते हुए। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। जनरल के रिगार्डिंग, विद रेफरेंस to the Attorney General of India, which of the following statement is are correct? A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि कोई भी पर्सन जिसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को रिमूव किया जाता है सेम प्रोसेस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पे काम करते हैं, तो इन्हें रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया, which of the following statement is are correct?
पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर में नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैव एट लीस्ट, कम से कम लेकिन 40 मेंबर्स ही होने ही चाहिए। मान लीजिए किसी में 1/3 जो है वो बहुत ही कम हो जा रहा है, 20-30 ही रह जा रहा है, तो कम से कम 40 मेंबर रहने चाहिए। और अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो फिर 1/3 ऑफ दैट मेंबरशिप रहेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर बताना है तो बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। उत्तर प्रदेश हैज 31 सीट्स फॉर राज्यसभा, 80 members of Lok Sabha are elected from UP. Select the correct answer। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 होगा। 31 सीट्स हैं इन राज्यसभा एंड 80 इन लोकसभा। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं, तो इस स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं ताकि प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, दोनों ही हाउसेज में कोऑर्डिनेशन बना रहे। आर्टिकल 98 जो है वो रिलेटेड है सेक्रेटरीट से। उसमें ये है कि दोनों ही हाउसेज के अपने अपने सेक्रेटरीट होंगे, लेकिन ये चीज़ कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करी गई है कि कॉमन पोस्ट जो है वो बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ एक समझ के अनुसार देखें तो मतलब हाँ बनाई जा सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है सर्विस कंडीशन को। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्राम सभा के रिगार्डिंग सही नहीं है। इट हैज द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज स्टेट लेवल। इसके पास भी वैसे ही पावर है विलेज लेवल पे जैसे कि स्टेट के पास है स्टेट लेवल पे। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। और डी वाला कह रहा है ए एंड सी बोथ होंगे। तो देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, डिटरमाइन नहीं करती है। सही आंसर होगा डी, ए एंड सी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय। पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इलेक्शन कमीशन या पंचायती राज ऑफ इंडिया कमीशन। तो इस पंचायत के इलेक्शन कराने का काम किसका है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमिटी 1977 ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि 3-tier सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की गई थी बाय 2-tier सिस्टम, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है अब ब्लॉक कह रहे हैं, ब्लॉक नहीं डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The resignation letter by Judge of Supreme Court is addressed to Chief Justice of India, Senior Most Judge of Supreme Court, the President, the Prime Minister. जो रेजिग्नेशन लेटर होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो किसको दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट. Which of the following is not a part of Article 20 of the Constitution of India? आर्टिकल 20 में 3 चीजों की बात की गई है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 लिखी हैं. कौन सा नहीं है? ठीक. प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी क्लॉज, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात की गई है, डबल जियोपार्डी की भी बात की गई है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी बात की गई. प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की कोई बात नहीं की गई है आर्टिकल 20 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इसमें से कौन सा डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है? ऑप्शंस पढ़ते हैं. गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो जो फंडामेंटल ड्यूटी भी हो और डीपीएसपी भी हो, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों का पार्ट है. विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Article 109 provides for the joint sitting of both houses in certain cases. The speaker presides the joint sitting of the two houses of parliament. तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस. तो ये स्टेटमेंट तो है गलत क्योंकि आर्टिकल 108 प्रोवाइड करता है. सेकेंड स्टेटमेंट राइट है. स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को जब भी दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग होती है. तो इसका आंसर हो गया ओनली 2 करेक्ट आंसर.